हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया गया था कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो है दो सीरीज चलाई जाएंगी, है ना। पहला एक पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर हमने बात की थी और दूसरा जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज के ऊपर हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेटा हम जो है पीवाईक्यू सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। एसएसटी के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं जामिया के एग्जाम के अंदर, है ना, वो हम जो है ईयर वाइज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हम अपनी ये सीरीज बेटा शुरू कर रहे हैं जस्ट जो लास्ट ईयर हमारा जामिया का एग्जाम हुआ था 2025 से 26 वाला जो एग्जाम हुआ था, उस वाले एग्जाम से हम ये अपनी जो है सीरीज शुरू कर रहे हैं। और हम इस तरीके से जो है पीछे की तरफ जाएंगे 2025 से लेकर और पीछे की तरफ 2016 तक के 10 सालों के अंदर लास्ट 10 इयर्स के जितने भी एसएसटी के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम जो है इस वीडियो के अंदर बच्चों कवर करने वाले हैं, इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, है ना। तो सारे बच्चे जो है तैयार हो जाइए, अच्छे से जो है बैठ जाइए और इस वीडियो को जो है आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए जोश मीटर लगाया है। सर ये कौन सा मीटर है? ये बेटा विकी कौशल वाला मीटर है ना। सारे के सारे बच्चे एकदम हाई एनर्जी के साथ बैठ जाइए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सर पीवाईक्यू सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यूज को बेसिकली क्यों कवर करना जरूरी है या पीवाईक्यू हमारे किसी भी एग्जाम में बच्चों क्यों हेल्प करते हैं या किस तरीके से हमारे पीवाईक्यूज जो है बच्चों हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, अगर तुमको किसी भी एग्जाम को समझना है, उसके एग्जामिनर का नजरिया समझना है कि वो किस तरीके से पेपर बनाता है, तो पीवाईक्यू वहां पर की रोल प्ले करते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम को समझने के लिए पीवाईक्यू जो है उसकी एकदम की होते हैं। दूसरा बेटे, पीवाईक्यू जब हम सोल्व करते हैं बच्चों तो हमको जो है एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स करते हैं तो हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तीसरा बच्चों, हमको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारे एंट्रेंस के अंदर पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शंस है जो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। क्योंकि देखिए बच्चों, सिलेबस जो है हमारा वो लिमिटेड सिलेबस है ना। जो हमारी बुक्स हैं हर बार सिलेबस जो है वहीं से आने वाला है और क्वेश्चंस जो है हमारे वो वहीं से बनने वाले हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जब हम पीवाईक्यूज को कवर करते हैं तो वो सारे टॉपिक्स हमको जो है पता चल जाते हैं, है ना। जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं बच्चों उनके बारे में जो है हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक्स है जो हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमको कवर करने हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे एकदम फुल एनर्जी के साथ एक बार कमेंट जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। सर ये किसके फोटो लगाएं? ये बेटा आर्टिस्ट हैं। कौन है बच्चों? ये आर्टिस्ट हैं। आप जिस आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस इदारे के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस इदारे को कायम किया है, जिन्होंने उस संस्थान को कायम किया है ना। दीज आर द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, है ना। तो जल्दी से बच्चों इनको नमन कीजिए और अपनी वीडियो को जो है समय की सीमा का सम्मान करते हुए अपनी इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, है ना। इस सीरीज का जो लास्ट ईयर जो एसएसटी का क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पहला सवाल है, ये आपके सामने है और ये टाइमर बाबा आपके सामने है। ये टाइमर मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। आपको सवाल पढ़ना है, 10 सेकंड के अंदर अपना जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट करना है ना। और लास्ट में जितने बच्चों के फाइनल आंसर जितने सही हुए हैं वो सबको स्कोर कमेंट करना है। अगली जो भी वीडियो होगी जिसके सबसे ज्यादा जो आंसर सही होंगे उसको जो है उसका नाम अगली वीडियो के अंदर जो है बच्चों अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल ये हमारी इस सीरीज का है, विच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। कौन सा बच्चों वो इवेंट है जिससे शुरू होता है ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है बच्चों अब। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से सारे ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन बी है बच्चों बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 और बच्चों ऑप्शन डी है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। टाइमर होता है आपका बच्चों समाप्त, है ना। आंसर आपको अभी तक पता चल गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी, है ना। बैटल ऑफ प्लासी वो इवेंट है जहां से बच्चों इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल की जो है शुरुआत होती है, उसकी बिगनिंग होती है ना। बाकी के सारे ऑप्शंस देख लेते हैं।
बैटल ऑफ पानीपत क्या है सर? बेटा बैटल ऑफ पानीपत जो है 3 बैटल्स का सीरीज है जो डिफरेंट टाइम के अंदर जो है इंडिया के अंदर फोर्ट हुए, है ना। पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है बच्चों वो कब हुआ? वो हुआ 1526 के अंदर। सर किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ बच्चों बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इंडिया के अंदर जो सल्तनत चलती थी उसके जो लास्ट सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी थी, उसके बीच में और बाबर के बीच में बच्चों ये बैटल हुआ था, जिसके अंदर बाबर की विक्ट्री हुई थी। और इसी से जो है इंडिया के अंदर लोधी किंगडम और दिल्ली सल्तनत का जो है बच्चों एंड हो जाता है। ठीक है, पहला बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बच्चों अगर बात करें तो ये हुआ था बच्चों अकबर के बीच में और बच्चों हेमू के बीच में, है ना, जिनका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बच्चों इनको जाना जाता है ना। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात है। बच्चों अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बच्चों किन किन के बीच में? मराठा एम्पायर के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था बच्चों? दूसरी साइड पर कौन थे? दूसरी साइड पर थे बेटा अहमद दुर्रानी। कौन थे सर सेकंड दूसरी साइड पर? अहमद दुर्रानी, जो कि दुर्रानी किंगडम के फाउंडर भी थे और उसी के रूलर भी थे। तो ये बैटल ऑफ पानीपत है। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है सर? रिवोल्ट ऑफ 1857 बच्चों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना शासन जमाया, जब इन्होंने अपनी जो है किंगडम को एस्टेब्लिश किया, अपनी एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने लड़ा, जिसको 1857 के अंदर हमने लड़ा, है ना। इससे अलग बच्चों बैटल ऑफ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये वो मूवमेंट है जो बच्चों 1942 के अंदर गांधी जी ने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था बच्चों? लोकेशन याद रखनी है, बॉम्बे से ये मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना, 1942। और कब शुरू हुआ था? अगस्त के अंदर बच्चों ये शुरू हुआ था। लोकेशन में एक जगह का नाम रखना है, गोवालिया टैंक जो है बच्चों जगह का नाम याद रखना है, ठीक है। और यही वो मूवमेंट है बेटा जिसके अंदर जो है गांधी जी ने कॉल दिया था। सर कौन सा कॉल दिया था? डू और डाई का जो फेमस स्लोगन है बच्चों वो इसी मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने दिया था। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या बात याद रखनी है बच्चों? बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जो है याद रखना है कि किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था बच्चों नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस कौन थे बच्चों? दूसरी साइड पर थी ब्रिटिश एम्पायर, है ना। नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम पर बच्चों सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। और बच्चों उस टाइम पर जो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए इनके साथ फ्रेंच आर्मी भी मिली हुई थी, है ना। तो ये सारी डिटेल जो है इस सब के बारे में याद रखनी है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन के हम जो है सारे ऑप्शंस जो है कवर करने वाले हैं, ताकि कोई भी ऑप्शन हमारा जो है वो आइंदा हमको कंफ्यूज ना करे और गलत ना करे। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो दूसरा सवाल बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ये सामने है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला गवर्नर जनरल किसको बोला जाता है? आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वैरेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। समय बेटा आपका होता है समाप्त, है ना। और इसी के साथ आंसर आपको अभी तक जो है पता चल गया होगा। तो बेटा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, सर ये तो नहीं है। लॉर्ड कर्जन बच्चों ये भी नहीं है। वैरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल बच्चों ये भी नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी नहीं है। ये लास्ट ईयर का सवाल है बच्चों। इस सवाल के अंदर थोड़ा सा एरर है, एक ऑप्शन इधर ऐड करना, ऑप्शन ई विलियम बेंटिक, है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बेटा है वो है विलियम बेंटिक, है ना। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक थे, है ना। लेकिन बहुत सारी एनसी कुछ जगह जो है बुक्स के अंदर या 8th 9th क्लास तक के लेवल पर जो है वैरेन हेस्टिंग को इसका आंसर जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इसका सही जवाब होता है बच्चों विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। और वैरेन हेस्टिंग बच्चों पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन थे बच्चों? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना,
इंडिया के गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बाकी के ऑप्शंस की बात करें, लॉर्ड डलहौसी, ये भी बेटा कौन थे, ये भी जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, आपने सुना होगा बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इनकी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सर इसके अंदर क्या होता था, इंडिया का जो भी किंग होता था, अगर उसका अपने ब्लड का मेल हायर उसकी किंगडम के लिए नहीं होता था, तो उसकी जो किंगडम होती थी बच्चों वो लैप्स हो जाती थी, यानी उसको ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो एक्वायर कर लेती थी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये लॉर्ड डलहौसी ने शुरू किया था। और बच्चों इनके बारे में क्या याद रखना है, आपने पढ़ा होगा 1853 के अंदर जो है फर्स्ट रेलवे चलाया गया था बच्चों। कहां से कहां तक के लिए चलाया गया था बच्चों, ये चलाया गया था थाने से लेकर जो है मुंबई तक, है ना, 1853 के अंदर। तो पहला रेलवे जो चलाया गया था बच्चों वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर चलाया गया था। इनके और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, इनके पीरियड के टाइम में ही बच्चों वुड्स डिस्पैच जो है इंडिया के अंदर आया था, है ना। सर ये क्या था, इंडिया के अंदर एजुकेशन को देखने के लिए एक कमीशन, एक डिस्पैच आया जिसको जो है वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और वुड्स डिस्पैच को बच्चों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जाना इसको बोला जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है याद रखनी है, किसके लिए, लॉर्ड डलहौसी के लिए याद रखनी है ना बच्चों। अगर लॉर्ड माउंटबेटन को अगर बेटा देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन है, ही इज द लास्ट वायसरॉय, आप इनको बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो बच्चों, इनको बोल सकते हो इंडिपेंडेंट इंडिया का। जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो बच्चों उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स में से जो लास्ट वायसरॉय थे वो हमारे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। इनके बारे में याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड के अंदर बच्चों क्या पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। यानी हमारा देश जब आजाद हुआ, जब हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस हुआ, उस टाइम पर जो है इंडिया के अंदर वायसरॉय कौन थे बच्चों, इंडियन इंडिपेंडेंस, उस टाइम पर वायसरॉय बच्चों हमारे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बच्चों लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको याद रखना है, इधर बता देता हूं, लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना है कि बंगाल का जो डिवीजन हुआ था वो डिवीजन किसने कराया था, वो बच्चों लॉर्ड कर्जन ने कराया था। कब हुआ था ये, 1905 के अंदर हुआ था, है ना। इस चीज से जो है इंडियंस को बहुत ज्यादा, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बुरा लगा था इस चीज का, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी इंडियंस ने किया था। उस प्रोटेस्ट के लिए हमने बच्चों उस टाइम पर शुरू किया था स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शुरू किया था बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में हमने जो है ये मूवमेंट शुरू किया था। किसके प्रोटेस्ट में किया था बच्चों, बंगाल का जो डिवीजन कर दिया गया था उसके प्रोटेस्ट में, उसके अगेंस्ट हमने ये स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी। 1857 का जो बच्चों रिवोल्ट शुरू हुआ था वो कौन सी सिटी से शुरू हुआ था, ये आपका सवाल है, और आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन 1 है बच्चों दिल्ली, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है कानपुर, और ऑप्शन डी है लखनऊ। सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी आंसर जो है कमेंट में लिखना है, और आपका समय बच्चों खत्म होता है, ठीक है। आंसर आप लोगों ने अभी तक कमेंट में दे ही दिया होगा। तो सवाल में पूछा गया है बच्चों 1857 का जो रिवोल्ट था वो किस सिटी से शुरू हुआ था। तो बच्चों हमारा रिवोल्ट शुरू हुआ था मेरठ से। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, मेरठ से रिवोल्ट शुरू हुआ था। थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जान लेते हैं, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बच्चों बहुत सारी जो है रीजंस थे, इसके बहुत सारे कॉजेस थे, लेकिन इसका जो वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेस है बच्चों, जिसकी वजह से जो फाइनली जो नेल इन द कॉफिन की तरह काम किया, वो था बच्चों एक राइफल जो है ब्रिटिशर्स ने जो है लॉन्च की थी, जो एनफील्ड राइफल के नाम से जानी जाती थी। इसकी जो बुलेट्स होती थी बच्चों, वो जो है कार्ट्राइज जो बुलेट होती थी, उसकी वजह से ये जो है बेसिकली रिवोल्ट, फाइनली जो है ये रिवोल्ट शुरू हुआ, इमीडिएट केसेस में से आता है। 8 अप्रैल के अंदर पहली बार मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मंगल पांडे ने जो है प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, 8 अप्रैल को बच्चों इनको हैंग कर दिया गया। ही वॉज हैंग टू डेथ 8 अप्रैल को।
और उसके एक महीना बाद बच्चों 10 मई से ये रिवोल्ट शुरू होता है मेरठ के अंदर, है ना। 10 मई से ये रिवोल्ट जो है मेरठ के अंदर शुरू होता है। मेरठ से बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली की तरफ जो है माइग्रेशन करते हैं और दिल्ली की तरफ जाकर जो है दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर को वो क्या करते हैं बच्चों, अपना लीडर प्रोक्लेम कर देते हैं। तो हमको ये भी याद रखना है कि किस सिटी से जो है किसने रिवोल्ट को लीड किया था। तो बहादुर शाह जफर को बच्चों दिल्ली से लीड किया था। सारे जो जितने भी हमारे मेरठ की तरफ से लोग चले थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एज अ लीडर जो है प्रोक्लेम कर दिया था। इस टाइम पर बहादुर शाह जफर की एज थी बेटा 82। आप जो है थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि 82 ईयर्स ऑफ एज के अंदर भी बहादुर शाह जफर ने फाइनली जो है अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। जो लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमको लीड करिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमको लीड करिए, तो उसको जो है एक्सेप्ट किया और बहादुर शाह जफर ने फाइनली जो है वॉर को डिक्लेयर किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, है ना। तो ये बच्चों बहादुर शाह जफर उन्हीं मुगल्स के अंदर से, उन्हीं मुगल्स से आते हैं जिन मुगल्स के बारे में इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें की जाती है ना। तो ये याद रखना है। कानपुर से बच्चों इस रिवोल्ट के अंदर कौन लोग एक्टिव थे, किन लोगों ने लीड किया है ना। तो इसके अंदर बच्चों दो नाम याद रखने हैं। एक नाना साहेब का नाम याद रखना है। नाना साहेब कौन थे बेटा? ही वॉज अडोप्टेड सन। कैसे सन थे बेटा? ये अडोप्टेड सन थे। किसके अडोप्टेड सन थे सर? ये पेशवा बाजीराव टू के अडोप्टेड सन थे सर। ये पेशवा बाजीराव के अडोप्टेड सन थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के, है ना। नाना साहिब के साथ बच्चों एक नाम और याद रखना है कानपुर से, तांतिया टोपे, है ना। तो ये भी जो है कानपुर से जो है इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। और इनके साथ बच्चों एक नाम और याद रखना है आपको, अजीमुल्ला, है ना। ये भी कानपुर से जो है इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। लखनऊ की बात करें, लखनऊ से कौन रिवोल्ट को लीड कर रहा था? तो बच्चों एक बेगम हजरत महल का नाम आता है। बेगम हजरत महल जो है कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी, ठीक है। और दूसरा बच्चों नाम आता है मौलवी शाह अहमदुल्ला का। मौलवी शाह अहमदुल्ला, ये लोग जो है 1857 के रिवोल्ट को कहां से लीड कर रहे थे? लखनऊ से लीड कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है ना। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सवाल के अंदर बच्चों पूछा गया है किस एक्ट से जो है जो पावर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ जो है ट्रांसफर कर दी गई थी, है ना। तो आपको उस एक्ट का नाम बताना है। आपका समय बच्चों शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट। आंसर आप लोगों को बच्चों पता चल चुका होगा। कमेंट में हर बच्चा आंसर करता रहेगा, जिसके ज्यादा से ज्यादा आंसर सही होंगे उसका जो है अगली वीडियो के अंदर नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो बच्चों आंसर देख लेते हैं। विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, 1858 सॉरी 1858 के अंदर ये एक्ट जो है पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसके थ्रू जो पावर्स, जो अभी तक कंपनी के पास जो पावर हुआ करती थी, वो पावर फाइनली किसको ट्रांसफर कर दी गई? ब्रिटिश क्राउन के जो है ट्रांसफर कर दी गई। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर बच्चों जब सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो दे केम एज अ ट्रेडर्स, है ना। आप ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर बन के आते हैं। उसके बाद ये अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, है ना। 1857 का जब रिवोल्ट होता है बच्चों, तो क्राउन को ये फील होता है और लोगों को देखकर ये फील होता है, क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील होता है कि कंपनी जो है वो सही तरीके से अपना काम जो है या अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर नहीं चला पा रही है। तो वहां का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक एक्ट पास करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये एक्ट क्या करता है बच्चों? ये सारी पावर्स को, क्राउन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर थी उसको उठाकर किसको दे देता है? ये ब्रिटिश क्राउन के पास ये सारी पावर चली जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बच्चों ये जो है इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला एक्ट ये पास हुआ था, है ना। इसके अंदर आपको याद रखना है 1773 में ये पास हुआ था। कलकत्ता के अंदर बच्चों सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था इसी एक्ट ने, है ना।
कलकत्ता के अंदर जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज बच्चों, इस एक्ट के हवाले से क्या याद रखनी है हमको, इंडिया के अंदर एक पोजीशन हुआ करती थी बच्चों, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इस पोजीशन का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना बच्चों। जब 1773 का बच्चों ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये पोजीशन गवर्नर ऑफ बंगाल से चेंज हो गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना बच्चों। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पोजीशन किससे हुई थी, 1773 के एक्ट से हो गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये दोनों बातें जो है इस एक्ट से याद रखनी है। बाकी क्या याद रखना है सर, बाकी जो है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसने बच्चों जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, तो ऐसा था बच्चों की क्राउन की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जिसको ट्रेड की परमिशन मिली हुई थी। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो भी सारा ट्रेड होता था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी देखा करती थी। 1813 आते आते जब ये एक्ट पास हुआ तो बच्चों ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ये खत्म हो गई, है ना। अब जो है कोई भी ब्रिटेन से आकर इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी वो तो खत्म हुई, लेकिन दो चीजों के अंदर ये बाकी रही, एक तो टी के अंदर बच्चों और ओपीएम के अंदर। इन दो चीजों के अंदर टी और ओपीएम ये दो प्रोडक्ट अभी भी ऐसे थे कि इनके अंदर सिर्फ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। और दूसरा बच्चों ट्रेड विद चाइना, चाइना और ब्रिटेन के बीच में जितना भी ट्रेड होगा वो भी अभी सिर्फ कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, है ना। तो ये दोनों बातें जो है 1813 के एक्ट के बारे में याद रखनी है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हमने बात की कि इसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सारी पावर्स जो है किसको दे दी थी, ब्रिटिश क्राउन को दे दी थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बच्चों एक बात याद रखनी है, इस एक्ट ने जो है शुरू इस एक्ट से आया था बच्चों पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम बच्चों क्या होता है, यानी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेंबर्स होंगे उनके अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे, वो अलग अलग डिवीजन के अंदर काम करेंगे। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट से शुरू हुआ था ये याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट से शुरू हुआ था 1861 के अंदर, ठीक है। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ठीक है। सवाल है बच्चों, हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज को किसने फाउंड किया था। आपका टाइमर शुरू होता है, आपके पास 10 सेकंड है। ऑप्शन ए है बच्चों राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है बच्चों दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे लिखते रहेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आर्य समाज। बच्चों किसने फाउंड किया था, आर्य समाज फाउंड किया था बच्चों दयानंद सरस्वती जी ने। किसने फाउंड किया था बच्चों, दयानंद सरस्वती जी ने। कब फाउंड किया था, ठीक है, 1875 के अंदर फाउंड किया था। और कहां पर बच्चों, बॉम्बे के अंदर फाउंड किया था, है ना। डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है, एंट्रेंस के अंदर जो है पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो और ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं। इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की है। थोड़ी थोड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन इन सबके बारे में याद रखनी है। राजा राम मोहन रॉय ने बच्चों एक सभा जो है एक समाज फाउंड किया था जिसको हम जानते हैं ब्राह्मो समाज के नाम से, है ना। ब्राह्मो समाज किसने फाउंड किया था बच्चों, राजा राम मोहन रॉय ने जो है फाउंड किया था। कब किया था बच्चों, 1828 के अंदर जो है ये एक्ट जो इन्होंने समाज की जो है स्थापना की थी ये फाउंड किया था। और क्या याद रखना राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इनको बोला जाता है बच्चों फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। 1800s के आसपास में 1810s का जो ये टाइम पीरियड था, इसके अंदर इंडियन सोसाइटी जो थी बच्चों ये बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करती थी और बहुत ज्यादा जो है अजीब सी चीजों के अंदर बिलीव करती थी। उस टाइम पर जो है रेनेसा लेकर और एनलाइटनमेंट लेकर जो है बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, जिनमें जो है राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सर और क्या याद रखना है इनके बारे में, इनके बारे में और याद रखना है बच्चों, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, है ना बच्चों। इनको और क्या बोला जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, है ना। ये सारी चीजें इनके बारे में इनके बारे में याद रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है,
1829 के अंदर बच्चों सती को अबोलिश किया गया था, है ना। सती की जो प्रैक्टिस होती थी उसको अबोलिश कर दिया गया था, जिसके पीछे राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा हाथ था। इनकी बहुत सारी जो है उसके अंदर स्ट्रगल्स थे, है ना। बाकी ऑप्शंस की बात करें, स्वामी विवेकानंद, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने बच्चों एक मिशन जो है ये लेकर आए थे, जिस मिशन को रामाकृष्णा मिशन के नाम से जाना जाता है, रामाकृष्णा मिशन, है ना बच्चों। स्वामी विवेकानंद अपने एक आइडियल थे इनके, उनको बहुत ज्यादा मानते थे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, है ना। उन्हीं के नाम से इन्होंने ये मिशन शुरू किया, रामकृष्ण मिशन। 1897 के अंदर ये मिशन शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ सर? वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हुआ। ये डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो बेटा इनका नाम जहां भी आ जाए ना तो आपको याद रखना है कि इन्होंने फीमेल्स के लिए जो है बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की बात की है और फीमेल्स के लिए इनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। सर इंपोर्टेंटली क्या याद रखना है बच्चों? याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। विडो रीमैरिज एक्ट यानी इससे पहले इंडिया के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर जो विडोज हो जाती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी या वो एक्सपायर हो जाते थे, उनको जो है बच्चों मैरिज करने का राइट नहीं था। सोसाइटी के अंदर वो बहुत गलत माना जाता था। इनके एफर्ट से जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। 1856 के अंदर ये एक्ट पास हुआ, जिसके पीछे इनका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। उससे अलग बच्चों इन्होंने हिंदू फीमेल जो होती थी उनकी एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। एक स्कूल को जो है इन्होंने जो है शुरू किया, जिस स्कूल को आगे चलकर बेथ्यून स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो है ये फैक्ट याद रखने हैं। फीमेल्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया, फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। ये सारी चीजें इनके बारे में याद रखनी है। अच्छा एक बात और याद रखनी है, विडो रीमैरिज एक्ट जब हमारा 1857 में पास हुआ तो बच्चों उस टाइम पर जो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ये वाली सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है वो ये रहा, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का बच्चों पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पर इंडिया के वाइसराय कौन थे? समय आपका शुरू होता है। ऑप्शन ए है बच्चों लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है बच्चों लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। आपको आंसर देना है, समय आपका बच्चों खत्म होता है ना। आंसर आप सबने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया होगा। आंसर है बच्चों इसका बी, लॉर्ड कर्जन। तो बच्चों जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 के अंदर तो उस टाइम पर जो हमारे इंडिया के अंदर वाइसरॉय साहब हुआ करते थे वो हुआ करते थे बच्चों कौन? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने हमारे बंगाल का पार्टीशन किया था, दो हिस्सों में बंगाल को बांट दिया था बेसिकली, ठीक है। डिवाइड एंड रूल वाली इनकी पॉलिसी थी, उसी के उस पर, है ना। प्रोटेस्ट में मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया, हमने प्रोटेस्ट किया और हमने लॉन्च किया बच्चों क्या? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हमने शुरू किया और हमारे एफर्ट्स की वजह से 1911 के अंदर जो है ये डिवीजन वापस हो गया था, यानी बंगाल को फिर से जो है रीयूनाइट कर दिया गया था, ठीक है। बाकी जो है ये और लॉर्ड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। लॉर्ड लिटन के बारे में जो है आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद रखना है, ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। किस नाम से जाना जाता है बच्चों इनको? लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। इनसे पहले जो है एक जो है लॉर्ड हुआ करते थे, एक इंडिया के अंदर वाइसरॉय थे जिन्होंने जो है वर्नाकुलर एक्ट पास किया था। कौन सा एक्ट पास किया था बच्चों? वर्नाकुलर एक्ट पास किया था 1878 के अंदर। 1878 के अंदर बच्चों वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट में बच्चों क्या था? इंग्लिश से अलग जितनी भी लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर होते थे उन सब पर जो है सेंसरशिप लगा दी गई थी, उन सबको बंद कर दिया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बेसिकली रोक लगा दी गई थी। इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है पेपर्स के अंदर पब्लिश किया करते थे उन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई थी। और इसमें सिर्फ इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज थी जिसको एक्सक्लूड रखा गया था, यानी सिर्फ इंग्लिश के अंदर जो मेजरली ब्रिटिशर्स छापा करते थे जिन पेपर्स को, उन पेपर्स को सिर्फ अलाउ किया गया था। लॉर्ड रिपन जब आया तो लॉर्ड रिपन ने बच्चों वर्नाकुलर एक्ट को जो है अबोलिश किया, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है ना। और इनके बारे में बच्चों याद रखना है, इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन इनके टाइम पीरियड के अंदर आया था। ये एजुकेशन से रिलेटेड था बच्चों। किससे रिलेटेड था?
एजुकेशन से रिलेटेड था। लॉर्ड रिपन के बारे में ये बातें याद रखनी है ना। और जिन्होंने ये वर्नाकुलर एक्ट पास किया था बच्चों वो थे लॉर्ड लिट्टन, है ना। इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट पास किया था, ठीक है। और दूसरा बच्चों इन्होंने आर्म्स एक्ट भी पास किया था। इंडियंस जो है वो आर्म्स नहीं रख सकते सेल्फ डिफेंस के लिए भी या वैसे भी, इन्होंने ये जो है 2 एक्ट पास किए थे। तो ये सारी चीजें जो है इनके बारे में याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों हमारा है, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों। अब ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ऑप्शन डी है बच्चों स्वदेशी मूवमेंट। जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट के अंदर लिख दीजिए, है ना। टाइमर आपका कंप्लीट हो, टाइमर आपका फिनिश होता है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया होगा, है ना। तो बच्चों सवाल था विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। 1940 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था। सही आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों शुरू हुआ था 12 अप्रैल को। कब शुरू हुआ था बच्चों, सॉरी इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च। कब शुरू हुआ था बच्चों, 12 मार्च को शुरू हुआ था। गांधी जी ने जब दांडी मूवमेंट शुरू किया था, सोल्ट लॉ, एक सोल्ट लॉ आया था बच्चों। सोल्ट लॉ के अंदर बेसिकली क्या था कि इंडिया के अंदर जो सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो कमांड है या कंट्रोल जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। सोल्ट लॉ इस तरीके की बात करता था। महात्मा गांधी जी ने जो है सोल्ट लॉ को एक वेपन बनाया। किसका वेपन बनाया बच्चों, यूनिटी का वेपन बनाया, मास मूवमेंट को मोबिलाइज करने के लिए। और जो है सोल्ट लॉ के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। 12 मार्च को ये मार्च बच्चों शुरू हुआ और 6 अप्रैल को गांधी जी फाइनली बच्चों कहां पर पहुंचे, दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंच के जो है गांधी जी ने क्या किया बच्चों, सोल्ट लॉ को बेसिकली क्या किया, सोल्ट लॉ को तोड़ दिया। ही ब्रोक द सोल्ट लॉ, ठीक है। तो उस टाइम पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था 12 मार्च को 1930 को। आपको ईयर याद रखना है 1930, ठीक है। अगर बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बच्चों शुरू हुआ था 1920 के अंदर। कब शुरू हुआ था बच्चों, 1920 के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना। इसके अंदर गांधी जी ने सबसे अपील की थी कि ब्रिटिशर्स के साथ जो हम कोऑपरेशन कर रहे हैं उनका रूल सिर्फ इसी वजह से चल रहा है, तो हमको जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। 1920 अगस्त को यह मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना बच्चों। गांधी जी जो है नॉन वायलेंस में माना करते थे, वायलेंस से बहुत दूर रहते थे। लेकिन क्या हुआ बच्चों, 1922 के अंदर, फरवरी 1922 के अंदर एक जगह है चोरी चोरा, है ना। आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा चोरी चोरा इंसिडेंट। वहां पर क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है आग लगा दी गई थी। उसमें बहुत सारे पुलिस जो है, जो ब्रिटिशर्स उस टाइम की आर्मी होती थी, उनकी जान चली गई थी। बेसिकली जो मूवमेंट था हमारा वो नॉन वायलेंट, जो वायलेंट हो गया था, जिसकी वजह से चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से जो है हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट की बच्चों बात करें तो मैंने आपको जो है वीडियो के अंदर बता ही दिया, 1905 के अंदर शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था सर, इट वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, है ना। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, जो हमारे बंगाल का डिवीजन हुआ था उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसलिए हमने जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था। ये इन मूवमेंट के बारे में सारी बातें याद रखनी है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, वीडियो के अंदर मैंने पहले भी बता दिया। 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू हुआ था बच्चों, है ना। और इसके अंदर डू और डाई का जो है स्लोगन गांधी जी ने दिया था। गोवलिया टैंक से शुरू हुआ था। ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है और टाइमर आपको शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी W.C. बैनर्जी और ऑप्शन डी है बच्चों दादा भाई नौरोजी, है ना। आपका टाइम बेटा समाप्त होता है। आंसर आप सबने जो है कमेंट के अंदर लिख दिया होगा। सही आंसर होगा बच्चों W.C. बैनर्जी,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस को जो है देख लेते हैं। पहले थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेटा जिन्होंने फाउंड किया था, जिन्होंने जो है इसको जो है शुरू किया था, वो थे A.O. ह्यूम, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका ये पूरा नाम है। 1885 में इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरू किया था। इसके जो है पहले जो प्रेसिडेंट है वो बच्चों W.C. बैनर्जी हैं। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन है बच्चों? W.C. बैनर्जी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, W.C. बैनर्जी। इनका पूरा नाम है बच्चों वोमेश चंद्र बैनर्जी। तो आपको ये नाम जो है याद रखना। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अगर बात करें बच्चों महात्मा गांधी जी की, तो सर क्या महात्मा गांधी भी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? सिर्फ एक दफा महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1924 बेलगांव सेशन हुआ था बच्चों एक, जहां पर जो है महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही प्रिसाइडेड द सिटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, है ना। कौन जो सिटिंग हुई थी उसको बेलगांव सेशन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी की अगर बच्चों बात करें तो दादा भाई नौरोजी कितनी बार प्रेसिडेंट बने सर? 3 बार प्रेसिडेंट बने। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स। कितनी बार बच्चों? 3 टाइम्स। 1886 के अंदर, 1893 के अंदर और 1906 के अंदर 3 बार ये प्रेसिडेंट बने। दादा भाई नौरोजी को बच्चों एक नाम से जाना जाता है, वो नाम जरूर याद रखना। ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से इनको जाना जाता है। ये नाम आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से बच्चों कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू होता रहता है। आपका समय शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए है आपका कोल, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है सोलर एनर्जी और बच्चों ऑप्शन डी है नेचुरल गैस। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। समय समाप्त होता है। आंसर आप सभी ने कमेंट के अंदर लिख दिया होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स बच्चों इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सोलर एनर्जी। थोड़ा रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में देख लेते हैं। सर रिन्यूएबल रिसोर्स बेसिकली क्या होते हैं? तो बेटा जैसा कि नाम बता रहा है, रिन्यूएबल यानी दोज रिसोर्सेज व्हिच आर एबल टू रिन्यू देमसेल्व्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा सोलर एनर्जी है। सन रोज निकलता है, रोज छिप जाता है ना, तो सोलर एनर्जी कॉन्स्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वैसे ही बच्चों एयर, एयर का भी खत्म नहीं होगी, है ना बच्चों। तो ये क्या है? ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स बच्चों कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो कोल है। कोल कैसा है बच्चों? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, खत्म होने वाला रिसोर्स है, रिन्यू नहीं होता है। और रिन्यू हो भी जाता है तो इसका टाइम पीरियड इतना ज्यादा होता है कि इसको जो है रिन्यू नहीं कहा जा सकता। सेम गोज विद पेट्रोलियम एंड सेम गोज विद नेचुरल गैस। इन तीनों ही को बच्चों, कोल को और पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, है ना, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये रिन्यू नहीं होते हैं। या होते भी हैं तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, वंस इन अ मिलियन ईयर्स ये रिन्यू होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पस? कौन सी टाइप की फार्मिंग है जिसके अंदर हम क्रॉप्स को जो है ग्रो करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस? 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन बी कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑप्शन डी प्लांटेशन फार्मिंग। सभी बच्चों को अपने आंसर्स कमेंट के अंदर लिखने हैं। समय आपका होता है बच्चों समाप्त। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर बच्चों क्या होता है? जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है, जो भी हम हार्वेस्ट करते हैं या जो भी हम क्रॉप लगाते हैं, उसके पीछे जो हमारी इंटेंशन होती है वो होती है बच्चों उसको सेल करने की, है ना, और उससे प्रॉफिट कमाने की, है ना।
उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, सेल करने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है बच्चों हैंड टू माउथ, यानी वो वाली फार्मिंग जो हम सिर्फ कितनी है हमारे लिए हैंड टू माउथ है, यानी हम उसको सिर्फ अपने पेट के लिए खा सकते हैं, यानी अपनी जरूरत उससे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों कौन सी होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर बच्चों किसी भी तरह का कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है यूज नहीं किया जाता है ना। केमिकल सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड, तो ऐसी फार्मिंग को बच्चों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग बच्चों क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर जो है बच्चों एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास स्टेट होता है, एक बड़ा हमारे पास जो है फार्म होता है, और उस फार्म के ऊपर जो है हम सिंगल क्रॉप लगाते हैं, ऐसी फार्मिंग को हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। मेजरली कौन सी क्रॉप्स की होती है बच्चों? तो याद रखना है, टी की होती है, रबर की होती है ना बच्चों, शुगर केन की हो सकती है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनकी हम प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये रहा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सोइल फॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करता है, सोइल फॉर्मेशन को इंपैक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है ना। आपका समय शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी सोइल टेक्सचर, ऑप्शन सी है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर, और ऑप्शन डी है क्लाइमेट। जल्दी जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए, ठीक है। समय आपका समाप्त होता है। सही आंसर होगा बच्चों सोइल टेक्सचर। देखिए टाइम, टाइम बेटा सोइल के फॉर्मेशन को इंपैक्ट करता है। जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना ज्यादा बच्चों टाइम होगा, सोइल क्या होगी उतनी ही ज्यादा, हाइयर द टाइम फाइनर द सोइल। जितना ज्यादा जो है हमारा टाइम होगा उतनी ही ज्यादा हमारी फाइन पार्टिकल्स वाली सोइल होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी सोइल होगी। ऑर्गेनिक मैटर अगर बेटा होगा सोइल के अंदर तो सोइल कैसी होगी सर? फर्टाइल होगी, है ना। ऑर्गेनिक मैटर हमारी सोइल को फर्टाइल बनाता है। क्लाइमेट भी सर सोइल फॉर्मेशन को इंपैक्ट करता है। अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है तो बच्चों जो सोइल फॉर्मेशन होगा वो सोइल कैसी होगी? वो एरिड सोइल होगी या बच्चों सेमी एरिड सोइल होगी। कैसी सोइल होगी बच्चों? एरिड या सेमी एरिड सोइल होगी। और टेम्परेचर अगर हमारा जो है बच्चों कोल्ड होगा तो हमारी सोइल का टाइप जो है वहां से बदल जाएगा। सोइल टेक्सचर हमारा सोइल के फॉर्मेशन को इंपैक्ट नहीं करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। Which is the largest producer of rice in the world? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी इंडोनेशिया और डी है आपका यूएसए। जल्दी जल्दी से अपना आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए, टाइम खत्म होता है। आंसर है बच्चों सही चाइना। अच्छा बच्चों देखिए इस सवाल के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा डेटा बता दूं। 2024 तक का जो बच्चों डेटा है उसके हिसाब से चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन बच्चों अभी जो है 5 जनवरी को मैं जो है एक न्यूज पढ़ रहा था, उस न्यूज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। 2025 के अंदर इंडिया जो है वो क्या हो गया है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है। किस चीज का बच्चों? राइस का। यानी इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। तो ये अपडेटेड थोड़ा सा डेटा है, आपको इसको याद रखना है। ये लास्ट ईयर पीवाईक्यू आया था, जिन बच्चों ने चाइना लगाया था आंसर सही था। लेकिन अगर अब ये सवाल आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से मैं बच्चों आपको बता रहा हूं इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहती है? समय बच्चों आपका शुरू होता है अब, जल्दी से पढ़िए। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया और डी नॉर्थ अमेरिका। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आपका बच्चों कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। और एशिया के अंदर भी बच्चों 2 कंट्रीज हैं, एक चाइना है और दूसरा इंडिया है। इन्हीं दोनों के अंदर जो है बच्चों रेस लगी हुई है कि मैं शेर तो तू सवा शेर, है ना। दोनों कंट्रीज मिलकर बेटा वर्ल्ड का टोटल 35% ऑफ पॉपुलेशन बनाती हैं।
है ना सर? सिर्फ 2 कंट्रीज के अंदर? जी हाँ बेटा, सिर्फ 2 कंट्रीज के अंदर कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का? 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज के अंदर आता है, एक इंडिया के अंदर और दूसरा चाइना के अंदर। तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस जो कॉन्टिनेंट हो जाएगा बच्चों वो एशिया हो जाएगा। कंट्री की बात करें तो कंट्री के अंदर जो है बच्चों चाइना और इंडिया, इन्हीं 2 के अंदर रेस लगी हुई है। ऑफिशियल डाटा अभी कुछ है नहीं है, तो अभी कुछ इंडिया को भी कंसिडर किया जाता है, चाइना को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ज्यादा डेटा ये बताता है कि इंडिया ने जो है चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर दिया है। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया हो जाएगा और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बच्चों एशिया हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है? ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं बच्चों? वो रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस। क्या होते हैं बच्चों? विच आर मेड बाय ह्यूमंस। दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, आंसर आपका समय इसी के साथ बच्चों शुरू होता है। ऑप्शन ए मिनरल्स, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी बिल्डिंग और ऑप्शन डी वाटर। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिस जिसको आंसर पता है। ठीक है, समय आपका बच्चों खत्म होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर बच्चों? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है जो ह्यूमन बनाते हैं? मिनरल्स बच्चों ह्यूमंस बनाते हैं। किसी ने देखा है किसी को आयरन बनाते हुए, या किसी ने देखा है किसी को स्टील बनाते हुए? नहीं होता है, मिनरल्स जो है नेचुरली मिलते हैं। फॉरेस्ट, किसी के घर पर बच्चों फॉरेस्ट बनाए जाते हैं क्या? ह्यूमंस को किसी ने देखा है फॉरेस्ट बनाते हुए? तो फॉरेस्ट भी हमारे कैसे हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्स है। डी ऑप्शन देखें वाटर। अरे सर मेरे घर पर तो पानी बनता है, मेरे घर पर तो प्लांट लगा हुआ है पानी का, है ना? तो बेटा प्लांट से जो है पानी बनता नहीं है, या तो सिर्फ जो है प्योर किया जाता है या बेसिकली जो है समरसेबल से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वाटर भी अगेन कैसा रिसोर्स है बच्चों? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग एक ऐसा रिसोर्स है जिसको ह्यूमंस बनाते हैं, दैट इज व्हाई बिल्डिंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, थोड़ा रिसोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारे जितने भी रिसोर्स होते हैं बच्चों उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स, जो नेचर की तरफ से हमको मिलते हैं और बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन के यूज कर दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्स, दीज आर मेड बाय ह्यूमंस। और तीसरा होता है बच्चों खुद ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमारी नॉलेज, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटीज, जो भी चीजें हैं इन सबको यूज करके हम जो काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली कहलाता है। यानी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो वहां की क्या होती है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स होती है। तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल? इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसको रॉ मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? समय आपका शुरू होता है अब। ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ऑप्शन बी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और ऑप्शन डी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सभी बच्चों को कमेंट के अंदर आंसर लिखना है ना बच्चों, जल्दी से। सही आंसर देख लेते हैं बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री क्लासिफाई की गई है किस बेस पर? रॉ मटेरियल की बेस पर। थोड़ा सा इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों उसको हम कई तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पर, यानी जो हमारी इंडस्ट्री है वो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या यूज कर रही है। सेकंड हम बच्चों बात कर सकते हैं ओनरशिप के ऊपर, कि इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है, जो ओनर है वो कौन है, उसको कंट्रोल एंड जो उसका ऑपरेशन है वो कौन लोग देखते हैं। और तीसरा क्लासिफिकेशन बच्चों हम देख सकते हैं साइज के बेसिस पर, है ना। अब अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बच्चों वो होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, यानी ये किसके ऊपर क्लासिफिकेशन है बच्चों? ये ओनरशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बच्चों वो होती हैं जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर चलाते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी जो है ओनरशिप की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी दोनों ओनरशिप के अंदर आ जाएंगे। सी बच्चों एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अपने रॉ मटेरियल के अंदर एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुआ मटेरियल यूज करती हैं। तो रॉ मटेरियल के अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? हमारा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी देखें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये बच्चों साइज के ऊपर क्लासिफिकेशन है। 3 तरह के साइज की इंडस्ट्रीज बेसिकली हमको देखने को मिलती हैं। एक स्मॉल होती हैं, दूसरी बच्चों मीडियम होती हैं और तीसरी होती हैं बच्चों लार्ज इंडस्ट्रीज।
ठीक है, तो ये साइज के ऊपर क्लासिफिकेशन है। आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? समय बच्चों आपका शुरू होता है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इनमें से आपको बताना है किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समय बच्चों आपका खत्म होता है। सही आंसर आप सबको जो है पता चल गया होगा, कमेंट के अंदर आपने लिख दिया होगा। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन है बच्चों? ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है बच्चों? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी कौन है बेटा? इनको जाना जाता है फादर ऑफ नेशन के नाम से। ही इज द फादर ऑफ नेशन, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम बापू। ठीक है। डी ऑप्शन है बेटा सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के बारे में क्या बात याद रखनी है? ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों सर, इनके पास सूट है क्या? सर सूट नहीं है बेटा इनके पास। जब हमारा देश जो है आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर हमारा इंडिया जो है 500 से ज्यादा स्मॉल स्मॉल प्रिंसली स्टेट के अंदर जो है डिवाइडेड था। यानी हमारे इंडिया के अंदर जो है 500 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। उन सबको यूनाइट करने में सबसे आगे थे हमारे सरदार पटेल साहब। इन्होंने 500 से ज्यादा जो स्मॉल टेरिटरीज थी उन सबको इंडिया का पार्ट बनाए हुए रखा। जो इंडिया आज आपको दिखता है, he is just because of this man सरदार पटेल। तो इनके बारे में याद रखना है। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्लस इनके बारे में याद रखना, he was the chairman of, किसके चेयरमैन थे सर ये? he was the chairman of ड्राफ्टिंग कमेटी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी के हेड थे सर अंबेडकर साहब। ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट? कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से जो है डील करता है? समय आपका शुरू होता है। आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ऑप्शन ए पार्ट सेकंड, बी पार्ट थर्ड, सी पार्ट 4 और डी है बच्चों पार्ट 5। कौन से पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं? कमेंट में आंसर देना है। समय आपका बच्चों खत्म हुआ। सही आंसर आपको पता चल गया होगा। सही आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। हमने क्लास के अंदर बच्चों जब कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, या आप लोगों ने भी जब क्लास के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब 1947 के अंदर बच्चों 1949 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों हमारे 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे। और उस टाइम पर 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स थे और 8 बच्चों शेड्यूल थे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस प्रकार से, इस टाइप से जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा था। ठीक है। उसके बाद जो है अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो ये पार्ट्स हमारे 22 से इंक्रीज होकर कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 25। यानी करंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। ठीक है। शेड्यूल हमारे उस टाइम पर 8 हुआ करते थे, 8 शेड्यूल्स। आज के डेट में हमारे पास बच्चों कितने शेड्यूल है? वी हैव 12 शेड्यूल्स। ठीक है। पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं। तो जैसे पार्ट 3 के अंदर हम किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, है ना। सबको याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर। वैसे ही पार्ट 2 के अंदर हम बच्चों बात करते हैं सिटीजनशिप की। यानी अगर किसी को इंडिया का सिटीजन बनना है या अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना है, तो वो सारी चीजें, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब पार्ट 2 के अंदर आते हैं। पार्ट 4 के अंदर बच्चों 2 चीजें आती हैं, एक पार्ट 4 है, एक पार्ट 4A है ना। पार्ट 4 के अंदर आते हैं बच्चों DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये पार्ट 4 के अंदर आता है। और पार्ट 4A के अंदर आता है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी जैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वैसे ही बच्चों हमको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं, जो एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटीज हैं, है ना। ये आर्टिकल 51 के अंदर लिखी हुई हैं। टोटल कितनी है बच्चों? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज टू कीप इन माइंड। हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। पार्ट 5 के अंदर बच्चों हम बात करते हैं यूनियन से जुड़े हुए मैटर्स की।
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए मैटर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी चीजें होती है वो हम पार्ट 5 के अंदर डील करते हैं। इससे अलग बच्चों थोड़े से पार्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। जैसे पार्ट 9 की अगर हम बात करें तो बच्चों पार्ट 9 के अंदर आपको याद रखना है पंचायत की, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो पार्ट 9 के अंदर आती है। उसके बाद हमने पार्ट 9 के अंदर ऐड किया 9A, इसके अंदर हम बात करते हैं बच्चों म्युनिसिपैलिटीज की, यानी जो पंचायत होती है ये विलेज लेवल पर होती है, रूरल लेवल पर होती है, सिटीज लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है। और पार्ट 9B के अंदर बच्चों याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी बहुत सारे लोग मिलकर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये हमने इससे रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स है रेगुलेशन है वो सब पार्ट 9B के अंदर आते हैं। इससे अलग बच्चों कौन से पार्ट याद रखने हैं, इससे अलग याद रखना है आपको बच्चों पार्ट 18 याद रखना है एक। इसके अंदर हमने जो है इमरजेंसी प्रोविजंस रखे हैं, यानी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर क्या करना है वो सब हमने बच्चों किसके अंदर रखा है, पार्ट 18 के अंदर रखा है, ठीक है। इससे अलग आपको याद रखना है बच्चों पार्ट 17, है ना। पार्ट 17 के अंदर क्या है सर, पार्ट 17 के अंदर जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी इंडिया के अंदर टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है बच्चों 22, वो सब हमने किसके अंदर रखी है, पार्ट 17 के अंदर रखी है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को बच्चों अबॉलिश करता है। आपका टाइमर शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। आपको एक आर्टिकल बताना है जो अनटचेबिलिटी को जो है अबॉलिश करता है। टाइमर आपका बच्चों फिनिश होता है। सही आंसर आपको पता चल गया होगा, कमेंट के अंदर आपने लिखा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आर्टिकल 17, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 17 बच्चों अबोलिश करता है किस चीज को, अनटचेबिलिटी को ये अबोलिश करता है, ठीक है। और सिर्फ अनटचेबिलिटी को अबोलिश नहीं करता है बल्कि क्या कहता है अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना, इन एनी फॉर्म, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, है ना। इसको बच्चों क्या बोलता है, पनिशेबल क्राइम बताता है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज क्या है बच्चों, पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। ये आर्टिकल 17 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। इट्स अ पनिशेबल क्राइम, ठीक है। बाकी के आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा देख लें। आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है। एक बात करता है बच्चों इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, है ना। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है। और दूसरा बच्चों बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की। तो ये दोनों चीजें जो है आर्टिकल 14 के अंदर याद रखनी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। आर्टिकल 16 के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो आर्टिकल 16 बात करता है, आर्टिकल 16 किस चीज के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, है ना। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, चाहे वो जॉब की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और पोस्ट की फॉर्म में हो, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इन दोज पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है बच्चों। आर्टिकल 16 के अंदर बच्चों एक बात और याद रखनी है, इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन देती है अलग अलग सेक्शंस के लिए, तो वो भी बच्चों कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 से रूट आउट होता है। आपने वर्ड सुना होगा पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस, है ना बच्चों। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है गवर्नमेंट ले सकती है किसी एक ऐसे सेक्शन के लिए जिस सेक्शन के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता हुआ आया है ना। उस सेक्शंस के राइट्स को निगलेक्ट किया गया है, उसको जो है शुरू से उसके राइट्स को वायलेट किया गया है, तो ऐसे किसी भी सेक्शन के लिए गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है। ये आर्टिकल 16 के अंदर से आता है, ठीक। आर्टिकल 19 की अगर बात करें बच्चों तो आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 9 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। कितनी फ्रीडम्स दी हुई है बच्चों आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंदर, 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपका टाइमर शुरू होता है। हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी लोकसभा और डी बच्चों सुप्रीम कोर्ट।
जल्दी से आंसर अपना कमेंट के अंदर लिख दीजिए। सही आंसर आपको पता चल गया होगा, मैं आपको बता देता हूं। द करेक्ट आंसर इज बच्चों बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है बच्चों? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 324 के अंदर जो है इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करें तो बच्चों लोकसभा क्या होता है? लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के हमारे दो हाउस होते हैं इंडिया के अंदर, बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो चैम्बर वाला हाउस, है ना। तो जो लोअर चैम्बर है, जो लोअर हाउस है, उसको लोकसभा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। इंडिया के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ही बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिनेकल ऑफ जुडिशरी। नाम याद रखना सुप्रीम कोर्ट के थोड़े सारे, है ना। पिनेकल ऑफ जुडिशरी बोलते हैं। इसी को बच्चों एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, और इसी को बच्चों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? सर, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जनरली जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके जो है लीडर होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज बच्चों क्या होनी चाहिए? आपका टाइमर शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है बच्चों 18 ईयर्स, ऑप्शन बी इज 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, और ऑप्शन डी है बच्चों 30 ईयर्स। इसमें से कौन सी एज है? आपको सही ऑप्शन चूज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी 25 ईयर्स। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी कम से कम एज, आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए बच्चों 25 ईयर्स की, है ना। 25 साल के आप कम से कम होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाकी एज की बात करें तो 18 ईयर्स की जो एज है बच्चों, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर है। यानी 18 से अबव, 18 प्लस इंडिया के अंदर जो भी सिटीजन होगा बच्चों, ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। वो वोट डाल सकता है। क्या कर सकता है सर? ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, वोट डाल सकता है, और इस चीज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। ठीक है, 18 साल की एज एक तो इसके लिए काम आती है। ठीक है बच्चों, अगर 21 ईयर की बात करें तो 21 ईयर्स की जो एज है बच्चों, ये भी, इसके भी दो लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, दो लीगल जगह पर काम आती है। एक तो बच्चों पंचायत के इलेक्शंस के लिए, हमने इस क्वेश्चन के अंदर लोकसभा के इलेक्शन देखे, पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसके भी इलेक्शंस होते हैं। तो पंचायत के इलेक्शन के लिए आपको अगर कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए। प्लस दूसरा 21 इज द लीगल एज टू मैरी, है ना बेटा। तो हिंदुस्तान के अंदर शादी करने की लीगल एज कितनी है? 21 है ना। तो इस वाली एज से अपना कोई लेना देना अभी है नहीं, तो हमको अपनी ये वाली याद रखनी है, पंचायत वाली। ठीक है, 25 मैंने आपको बताया लोकसभा की एज है। 30 सर किस लिए है? आपको बेटा अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है ना, इन दोनों ही के लिए बच्चों 30 एज की जरूरत होती है। क्लियर है? राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है या आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, इन दोनों के लिए 30 इयर्स एज आपकी होनी चाहिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? आपका समय शुरू होता है बच्चों अब। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, और ऑप्शन डी है बच्चों आपका राइट टू एजुकेशन। इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आंसर लिखिए, समय आपका खत्म होता है। आंसर बच्चों मैं आपको बता देता हूं, द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी बच्चों आपका क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले हुआ करता था 1978 से पहले बच्चों ये हुआ करता था, लेकिन 1978 के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसको बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अंदर हमने बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300 ए के अंदर रख दिया, एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट दो, बट इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए।
बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 के अंदर आता है, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। राइट टू फ्रीडम की बात करें आर्टिकल 19 के अंदर आता है, अगेन फंडामेंटल राइट है, 6 तरीके की फ्रीडम्स के बारे में बात करता है, 6 फ्रीडम्स इसके अंदर जो है दी गई हैं सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात करें सर, ये कौन सा आर्टिकल में आता है, तो राइट टू एजुकेशन बेटा हमने अलग से लगाया है, आर्टिकल 21A के अंदर ये आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया ईयर 2002, और हमने ऐड किया आर्टिकल 21A जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन आता है। एज ग्रुप कभी कभी बच्चों पूछ लेता है, आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू एजुकेशन है उसमें कौन सी एज ग्रुप के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी जो है गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बच्चों याद रखना है 6 to 14 तक का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड कराना इट इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे सवाल की बात आगे देखिए बेटा, 22 क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज द टर्म आदिवासी लिटरली मींस, आदिवासी जो टर्म है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो आपकी सिविक्स की बुक के अंदर जो मार्जिनलाइजेशन वाला चैप्टर है वहां पर हम आदिवासी के बारे में पढ़ते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है, अब आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए है बच्चों फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ऑप्शन बी इंडिजीनियस पीपल, ऑप्शन सी ओरिजिनल इनहेबिटेंट, या ऑप्शन डी ट्राइबल ग्रुप्स। कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, टाइमर आपका खत्म होता है। सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, है ना बच्चों। जो टर्म है बच्चों आदिवासी, इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी किसी जगह पर रहने वाले जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं उनको बच्चों आदिवासी बोला जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात करें बच्चों, ये कौन होते हैं, तो ये भी वही लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, है ना। ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो ट्राइबल ग्रुप अगेन बच्चों कौन होती है, ट्राइब्स होती हैं जो बेसिकली जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती हैं, अगेन ये भी फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं। लेकिन वर्ड आदिवासी का अगर लिटरल मीनिंग पूछा जाता है तो वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होता है, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने है, विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर, कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर सर, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के यानी जेंडर के, और बच्चों प्लेस ऑफ बर्थ के, इन सारे बेसिस के ऊपर कौन सा आर्टिकल है, कौन सा राइट है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो बच्चों आपका टाइमर शुरू होता है, 10 सेकंड है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन। जल्दी से आंसर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आंसर लिख दीजिए, समय समाप्त होता है, आंसर देखते हैं क्या होगा। राइट टू फ्रीडम होगा सर, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और ये बच्चों क्या देता है, हमको फ्रीडम देता है, यह डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं करता। सर ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होगा क्या, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन बच्चों एक्सप्लॉइटेशन से रोकता है, इसके अंदर आर्टिकल 23 आता है और आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 23 जो है हमको ये ट्रैफिकिंग से रोकता है बच्चों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी ह्यूमंस की सेल एंड परचेज नहीं हो सकती, प्लस ये रोकता है बच्चों बॉन्डेड लेबर से, यानी फोर्स लेबर से ये हमको जो है प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 24 के अंदर भी जो है हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन, क्या सर राइट टू एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, नहीं बच्चों, ये क्या करता है 6 to 14 ईयर का जो एज ग्रुप है इसको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। तो बच्चों आंसर हमारा बचता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है, 14 से लेकर 18 तक आता है। और इसके अंदर जो आर्टिकल 15 है, स्पेशली आर्टिकल 15 बेटा प्रोहिबिट करता है किस चीज को, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। इन सारे ग्राउंड पर जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है वो कौन सा आर्टिकल है बच्चों, वो है आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। 14 से 18 तक ये सारे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने की जरूरत क्या है बच्चों। आपके सामने ये सवाल है, ऑप्शंस हैं, आपका समय शुरू होता है, जल्दी से सारे ऑप्शंस पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। ऑप्शन ए है बच्चों टू एंश्योर डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी रिलीजन, क्या मेजोरिटी रिलीजन को डोमिनेंस करने के लिए होता है।
समय आपका शुरू होता है, क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इधर देखिए, ऑप्शन ए, टू एंश्योर डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी रिलीजन। क्या बच्चों रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए स्टेट से, किस लिए? ताकि एक रिलीजन का डोमिनेंस हो सके दूसरे रिलीजन के ऊपर, यानी मेजोरिटी रिलीजन का डोमिनेंस हो सके। तो ऑप्शन ए बेटा हमारा गलत है, इसलिए नहीं होता है। ऑप्शन बी देखिए, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ्स। किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ रिलीजन या बिलीफ्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। सी देखिए बच्चों, टू प्रोमोट रिलीजन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या ये ऑप्शन सही होगा? रिलीजन को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रमोट करने के लिए जरूरत है? नहीं बच्चों, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। टू एस्टैब्लिश अ थियोक्रेटिक स्टेट। बेटा थियोक्रेटिक स्टेट बच्चों ऐसा स्टेट होता है विच इज रन बाय अ पर्टिकुलर थियोलॉजी ग्रुप, अ स्टेट रन बाय अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या, ऐसी कंट्री को या ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? थियोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमको रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना होता है ताकि हर इंडिविजुअल की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और बिलीफ है वो कैसी रहे, वो प्रोटेक्ट रहे, है ना बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिगार्डिंग लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लॉज को इनेक्ट करता है उनके लिए कौन सा ऑप्शन ये सही है। आपका टाइमर बच्चों शुरू होता है अब। चार ऑप्शन आपके सामने है, जो ऑप्शन आपको सही लगे जल्दी से जल्दी उसको आंसर आपको कमेंट के अंदर जो है लिखना है। ठीक है, समय आपका बच्चों खत्म होता है। चलिए इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए बच्चों, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज एग्जिस्टिंग लॉज। ऑप्शन ए बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसा तो नहीं है। पार्लियामेंट बच्चों नए लॉज भी बना सकता है ना? पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज। और पार्लियामेंट जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंदर बच्चों चेंज भी कर सकता है। और ये बात समझ, चेंज भी कर सकता है। और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं बच्चों उनको डिलीट भी कर सकता है, यानी उनको पूरी तरह खत्म भी कर सकता है। तो ये तीनों काम पार्लियामेंट कर सकता है, जिस ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी देखिए, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक न्यू लॉज एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो न्यू लॉज भी बना सकता है और मॉडिफाई कर सकता है एग्जिस्टिंग वंस को, यानी जो लॉज हमारे यहाँ पर होते हैं उनको जो है एग्जिस्टिंग वंस को उनको मॉडिफाई कर सकता है। ऑप्शन सी देखिए बच्चों, वंस इनेक्टेड लॉज कैन नॉट बी चैलेंज। यानी अगर एक बार किसी लॉ को इनेक्ट कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है या एनफोर्स कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना? जुडिशरी के चैप्टर में हमने जो है पढ़ा था बच्चों जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है बच्चों? जुडिशियल रिव्यू, यानी हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो भी कानून जो भी लॉज बनाता है उनको रिव्यू किया जा सकता है जुडिशरी के थ्रू। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई ऑन जुडिशरी। पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज जो है जुडिशरी पर अप्लाई नहीं होते, तो ये भी बच्चों बात गलत है। पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो न्यू लॉज भी बना सकता है और जो एग्जिस्टिंग वंस है उनको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों 25 क्वेश्चंस थे इस साल के, जो पिछले साल जामिया के अंदर पूछे गए थे। 25 के 25 क्वेश्चंस को हमने ऑप्शन वाइज देखा, हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखे, जितना भी उस टॉपिक के अंदर सारी चीजें हो सकती थी वो हमने देखी है ना? ये इस सीरीज की पहली वीडियो थी, यानी 2025 से लेकर 2025 से लेकर 26 वाला जो लास्ट ईयर एंट्रेंस हुआ था उसकी सीरीज की ये पहली वीडियो थी। इस तरीके से बेटा हम बैकवर्ड के अंदर जाएंगे और जितनी भी 2016 तक के एंट्रेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम इसी तरीके से जो है सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इससे अलग आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज आने वाली है जल्दी से, उसके लिए आप जो है प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बाकी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एक ये भी है, न्यूरॉन एकेडमी की तरफ से बच्चों एक जो है जामिया के लिए टेस्ट सीरीज चली हुई है, इसके बारे में आपको पता होगा। इसके अंदर जो है 18 फुल टेस्ट हैं और बाकी बहुत सारे जो है पार्ट टेस्ट हैं। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी सिर्फ बच्चों 499 है,
499 आप एक दिन में 2 दिन में जो इधर उधर उड़ा देते हो, उतने में बच्चों आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड हो सकता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। इस आंसर इस जो है ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रजिस्टर कराइए। ये आपको न्यूरॉन एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर न्यूरॉन एकेडमी का ऐप मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके लिए रजिस्टर हो जाइए। प्लस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से बहुत जरूरी है जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाली हैं, जितने भी वीडियोस होने वाली हैं, सारी प्रैक्टिस मैं खुद से एसएसटी और इंग्लिश की जो है इस चैनल के ऊपर कराने वाला हूं। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन आज हमने करे हैं इन सबको रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी जो है इससे जुड़ी हुई वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपसे जो है तैयारी अपनी मेहनत के साथ करते रहिए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था बच्चों, 3 महीने से भी कम का टाइम है, टाइम जो है खत्म होता जा रहा है। अपनी जो तैयारी है उसकी रफ्तार को बढ़ा लीजिए। थोड़े दिनों के लिए अपनी जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दीजिए, थोड़ा अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, और इसी तरीके से जो है न्यूरॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, शुक्रिया।